हैं, नाई तेरी तबोली भुर्जी कार कुमार सुनार बड़ई लुहार मनियार पाल मौर्या कुशवा काची बिंद केवट मल्लाह। ये जो जातियां हैं जो हाशिए पे थी, जिनके दरवाजे पर कोई वोट मांगने भी नहीं जाता था, उन जातियों का महत्व 2022 में बढ़ेगा, क्योंकि ये जातियां रैली में जब जाती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो दिन में टार्च लेकर के ये देखती हैं कि मेरा नेता स्टेज पे बैठा है कि नहीं बैठा है। ये अपने नेता को देखना चाहती है, हमारे आपके कहने से ये वोट नहीं देंगी। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां सजग रूप से इन जातियों का इक्वेशन और समीकरण बना ले जाएंगी, वही सत्ता पर काबिज होगी। तो कोई ऐसा नेता नहीं है, सारे नेता बिक चुके हैं, विचारधारा खत्म हो चुकी है। और मौर्या जी की जो आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है, वो विचारधारा खत्म करके एक तरीके से वहां पर वो नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो इस देश में जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की, चिड़ियों की और हिजड़ों की गणना कराई जाती है, कराई जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराई जाती? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय हम अयोध्या जिले की एक विधानसभा गोसाईगंज में है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद किया जा रहा था, उनके नाम पर जयंती मनाई जा रही थी। इस जयंती समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से पधारे थे एसपी नंद जी, जो समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तो हैं, लेकिन मैं उनसे चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सविता सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल है, परिदृश्य है, लोगों में बड़ी निराशा की स्थिति है। क्या विकल्प नजर आता है आपको? जी देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा के चुनाव में ये निकल करके आया कि वो जो प्रत्याशी थे, वहां जो सरकार बनी और तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो 10, 15, 20, 50, 100, 200 वोटों से जीते। तो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में जो चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में ये इंडिकेशन आ गया है और ये हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग समाजवादी लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रहनी है। वो जातियां जिनके दरवाजे पर, जो पिछड़े वर्ग की जातियां, जो जिनकी संख्या बहुत मामूली है, बहुत थोक में नहीं है, उत्तर प्रदेश की उसमें गांवों में जो 1,10,000 गांव हैं, उन गांव में वो निवास करती हैं और हर गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। नाई तेरी तबोली भुर्जी कार कुमार सुनार बड़ई लुहार मनियार पाल मौर्या कुशवा काची बिंद केवट मल्लाह। ये जो जातियां हैं जो हाशिए पे थी, जिनके दरवाजे पर कोई वोट मांगने भी नहीं जाता था, उन जातियों का महत्व 2022 में बढ़ेगा। और ये जातियां अपने में ये देख रही हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के इंडिकेशन ने वहां जिस तरीके से थोड़े थोड़े वोटों से ही प्रत्याशी जीत और हार का परिणाम का मुंह देखना पड़ा है, वो उत्तर प्रदेश में भी 2022 में होने जा रहा है। और 2022 में जो भी राजनीतिक पार्टी इन जातियों के दरवाजे जाकर के उन जातियों की मिजाज पुरसी करेगी और उन जातियों को राजपाट में, राजसत्ता में भागीदारी देगी, उनके नेताओं को स्टेज पर मौका देगी, क्योंकि वहां ये जो राजनीतिक ये जो जातियां हैं, इन जातियों के अंदर भी मंडलाइजेशन के बाद, मंडलीकरण के बाद इन जातियों के अंदर चेतना पैदा हुई है और ये जातियां गोलबंद और लामबंद हुई हैं। इन जातियों ने अपने नेता पैदा कर लिए हैं और ये जातीय नेता ये जातियां भी चाहती हैं कि हमको राजनीति में मान सम्मान मिले। अगर हिस्सेदारी का सवाल है, हिस्सेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, जो नारा दिया था मान्यवर कांशीराम साहब ने किसी जमाने में और लोहिया जी ने भी नारा दिया था, तो जो ये जातियां ये कह रही हैं कि भाई हमको भी राजपाट में भागीदारी दो। लेकिन आप जानते हैं कि 12 साल बाद तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। अब ये जातियों ने जो गोलबंदी और लामबंदी की, ये जातियां कह रही हैं कि भाई हमको राजपाट में भागीदारी, बहुत दिन से इनकी मांग रही है। लेकिन आमतौर से राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को इग्नोर करती रही हैं कि भाई ये हाशिए पे पड़ी रहें तो अच्छा है। ऐसा लगता है आपको कि आज जो समस्या की जिस समस्या की लोग बात करते हैं बार बार, सत्ता की ताकत की और तानाशाही की, वो लगता है आपको कि उन्हीं सब पार्टियों की देन है जिनने इन तमाम जातियों को छोड़ के रखा? जी,
इन इन जातियों की बराबर उपेक्षा होती रही। मैंने अभी जिन जातियों का नाम लिया है, इन जातियों की, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ये समझ नहीं पाई कि ये जातियां अंदर ही अंदर, इन जो नेता थे, अपने नेता इन्होंने पैदा कर लिए गुपचुप तरीके से, और ये गोलबंद और लामबंद हो गई हैं। अब ये कहती हैं कि जब तक हमको भागीदारी नहीं दोगे, स्टेज पर हमारे नेता को नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये जातियां रैली में जब जाती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो दिन में टार्च लेकर के ये देखती हैं कि मेरा नेता स्टेज पर बैठा है कि नहीं बैठा है। ये अपने नेता को देखना चाहती है, हमारे आपके कहने से ये वोट नहीं देंगी। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां सजग रूप से इन जातियों का इक्वेशन और समीकरण बना ले जाएंगी, वही सत्ता पर काबिज होगी। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति कर रही है, तमाम सारी जाति के लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके जाति के नेता को महत्व दे रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा अन्य पार्टियों से, ऐसा लग रहा है? जी, वो करना पड़ेगा। आप जानते हैं पिछले 25 वर्षों से हम जो है पिछड़े वर्गों को गोलबंद, सभ्यता सैन समाज के साथ साथ ये जो जातियां हाशिए पे थी उनको गोलबंद और लामबंद करने का काम कर रहे हैं, इनको अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हमने तो यहाँ तक किया कि भाई इतना सोशल मूवमेंट चलाया। 23 दिसंबर 1993 से उत्तर प्रदेश में हमने पूरे प्रदेश में जो है घूम घूम करके कर्पूरी ठाकुर को उनका नाम आगे बढ़ा के, और प्रजापत जैसी जो कुरीति थी उसके विरुद्ध हमने लखनऊ से मिर्जापुर तक की कर्पूर जन जागरण यात्रा की थी, कर्पूरी ठाकुर के नाम से की थी, 19 सितंबर 2004 से 2 अक्टूबर 2004 तक। और हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम मिर्जापुर के घंटाघर मैदान में हुआ था। तो हम पिछले 25 वर्षों से इन जातियों को गोलबंद और लामबंद करने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे तमाम सारे लोग। कर्पूरी ठाकुर की प्रासंगिकता कैसे देखते हो आप राजनीति में? देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परम शिष्य थे। कर्पूरी ठाकुर की प्रासंगिकता इसलिए है, आपने देखा होगा कि तमाम मुख्यमंत्री हुए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। मोहनलाल सुखाड़िया तो राजस्थान में उनकी तो पूरी जिंदगी बीत गई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर तो 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन 2-2.5 साल में उन्होंने इतना पिछड़े वर्गों के लिए इतना काम कर गए, वो जो है, यानी कि जो वंचित समाज था, शोषित समाज था, दलित समाज था, पिछड़ा समाज था, कि 2-2.5 साल में इतना काम करके गए अपनी ईमानदारी और सच्चाई की बदौलत, कि कर्पूरी ठाकुर के नाम के उनकी छतरी के नीचे ये जो जातियां हैं जो हाशिए पे थी, वो अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश कर रही हैं, कि कर्पूरी ठाकुर में आशा की एक किरण उनको दिखाई दे रही है और कोई दूसरा नेता उनको देखे। तो सारे नेता इस समय जो मौजूद हैं सब बिक चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम तो राजनीति में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थे और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीएसपी में थे, वहाँ पे लखनऊ मंडल के जोनल कोऑर्डिनेटर थे। मैं 46 विधानसभाएं देखता था और उन्होंने जब 22 जून 2016 को पार्टी छोड़ी तो हमने भी छोड़ दी। हम लोगों ने कहा कि भाई आप जो है अपना अलग मंच बनाइए, अपनी विचारधारा को लेके चलिए, बुद्धवादी विचारधारा को लेके चलिए, दलितों, वंचितों, शोषितों के पक्ष में आप खड़े होकर के काम करिए, बैकवर्ड की नुमाइंदगी करिए। लेकिन वो सीधे जो है 8 अगस्त 2016 को भाजपा में चले गए। तो जब वो भाजपा में चले गए, उसका परिणाम ये निकला कि भाजपा की सरकार बन गई और वो मौर्य जी की जो आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है, वो विचारधारा खत्म करके एक तरीके से वहां पर वो नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। एक गेट का मकान मिल गया, अपनी बेटी को उन्होंने, बेटा को भी टिकट दिलवा दिया, बेटी को भी टिकट दिलवा दी, बेटी को सांसद बना दिया। और उसके बाद जो है, जो मायावती ने 22 जून 2016 को जो बात कही थी कि ये बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, उसको मौर्य जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो कोई ऐसा नेता नहीं है, सारे नेता बिक चुके हैं, विचारधारा खत्म हो चुकी है। अभी मंच से आप जातिवार जनगणना की बात भी कर रहे थे, आपको क्यों लगता है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिवार जनगणना, जो ओबीसी के लिए बहुत प्रमुख चीज है? देखिए जी, जब भी ओबीसी को अधिकार देने की बात आती है तो सरकारें ये कह देती हैं, सरकार हाथ खड़े कर देती हैं
कि भाई इनके तो आंकड़े हमारे पास नहीं है, हम बताइए कौन इनको कैसे अधिकार दे दें। 1931 में जनगणना हुई थी, आज तो उसको बहुत दिन हो गए हैं। तो 1931 के आंकड़े और आज के आंकड़ों में तो जमीन आसमान का अंतर है। और आप जानते हैं कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो जनगणना जब होती है और इस देश में जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की, चिड़ियों की और हिजड़ों की गणना कराई जाती है, कराई जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराई जाती, कारण क्या है? सरकार क्यों डरती है ओबीसी की जनगणना से, क्यों डर करके भागती है? जब अधिकार देने की बात आती है सरकार कह देती है कि भाई आंकड़े नहीं है। तो आंकड़े नहीं है तो आंकड़े कौन लाएगा? आसमानी आंकड़े किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आएंगे, कम मंगल ग्रह से आंकड़े आएंगे? आंकड़े तो आपको जुटाने पड़ेंगे। तो जुटाने पड़ेंगे तो जो 2021 में आप जनगणना कराने जा रहे हैं, अंग्रेज इतने ईमानदार थे कि उन्होंने 1931 में जनगणना कराई थी, तो आपने क्यों नहीं कराई? 41 में क्यों नहीं कराई? 51 में क्यों नहीं कराई? 71 में क्यों नहीं कराई? हर 10 साल। तो आप 2021 में इस ओबीसी की जनगणना कराइए, क्योंकि जनगणना से ही आंकड़े निकलेंगे और इनकी सही आंकड़े जब निकल के आएंगे, इनकी आबादी निकल के आएगी, तो इनको उसी हिसाब से अधिकार दीजिए। मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरी बहुजन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। इसको क्या सलाह है आपकी, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे बदलाव दिखेगा? देखिए, हम ये चाहते हैं आज के परिदृश्य में सबसे ज्यादा जो स्थिति इस समय जो खराब है वो ओबीसी की खराब है। और ओबीसी के नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, निजी क्षेत्र में वो जा नहीं पा रहे हैं, और वो सारी के सारे जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है उसको 23 कंपनियां तो लगभग बिकी चुकी हैं। तो इस तरीके से जो अवसर जो है खत्म किए जा रहे हैं। तो ओबीसी को गोलबंद और लामबंद होना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि उसके जो नौकरी के अवसर हैं उसको मिलें, और कौन नहीं मिलने दे रहा है, कौन उसका स्वाभाविक दोस्त है, कौन उसका स्वाभाविक दुश्मन है, कौन पार्टी जो सत्ता में आने के बाद उसको रोजगार देगी, कौन पार्टी सत्ता में आने के बाद उसको अवसर देगी। इस पर ओबीसी को विचार करना पड़ेगा, और 2022 में इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो अवसर हैं उसको किसने खत्म किया है और कौन हमको अवसर दे सकता है। मतलब पूरी बात आपने सुनी, बात घुमा फिरा करके फिर वही आती है कि मुखौटों की राजनीति के इस दौर में, मतलब प्रतीकों की इस राजनीति के दौर में विभिन्न समाजों से आए हुए नेताओं को आपको प्रतिनिधित्व भी देना पड़ेगा, अपने बगल में तस्वीरें भी दिखानी पड़ेंगी, तब उनका समाज ये मानने को तैयार होगा कि आप उनको हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सारी बातचीत का निचोड़ यही है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है